तो महाराष्ट्र की तरफ आपको ले चलते हैं। महाराष्ट्र बैंक स्कैम में आपको बता दें 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो अजित पवार और उनके परिवार से कथित रूप से जुड़ी कंपनियों के शामिल होने के बारे में अब पता लगा रही है। इस मामले में अब कई अघाड़ी नेता आपको बता दें कि ईडी की रडार पर आ गए हैं। इस कथित लैंड डील जो थी इस केस में पूरे अनिल देशमुख और उनके जो बेटे हैं वो भी अब ईडी के रडार पर हैं। और आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर ईडी का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक आपको बताएं कि 13 शुगर मिल भी जांच के दायरे में है। इतना ही नहीं, क्या अजित पवार और उनके परिवार से कथित रूप से जुड़ी एक फर्म ने खासतौर पर यह कहा गया कि फर्म ने इन मिलों को खरीदा और लीज पर लिया था। इसकी जांच भी की जा रही है। वहीं जारंदेश्वर एसएसके को दिए गए 750 करोड़ के जो लोन का पूरा मामला है उस पर भी एजेंसी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। जांच एजेंसी इसकी भी जांच कर रही है कि क्या इन 13 मिलों को ऐसे कई और कर्ज दिए गए या फिर नहीं। तो ये 13 मिल और हैं जो शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के अनुसार ये भी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से राज्य के 3 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं। एक तरफ घोटाला, दूसरी तरफ किसानों के प्रभावित होने की खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से कहा यह भी जा रहा है कि कई राज्यों के किसान चीनी मिलों में हिस्सेदार थे। जो शुगर मिल थी उसमें कई किसानों की हिस्सेदारी की भी बात सामने आ रही है। गन्ना उत्पादन के लिए आपको बता दें कि केंद्र द्वारा दी गई 10 से 30% जो एमएसपी है उससे अधिक मूल्य बैंक को ट्रांसफर कर दिया गया। और हमारी सहयोगी सांतिया गोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सांतिया, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि एक तरफ अब अनिल देशमुख और उनके बेटे की भी बात इसमें आ रही है, दूसरी तरफ अजित पवार, पहले ही उन पर ईडी का शिकंजा था और जो सूत्रों के हवाले से खबर आई सांतिया कि अब किसानों के प्रभावित होने की भी बात आ रही है कि जो पूरा बैंक घोटाला है उससे बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में किसान भी प्रभावित हुए हैं। जी बिल्कुल श्वेता, तीनों सवालों को एक-एक करके लेती हूँ मैं। सबसे पहला है अनिल देशमुख और उनके बेटों से जुड़ा हुआ मामला। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर ईडी ने दर्ज किया हुआ है, सीबीआई करप्शन की एफआईआर कर चुकी है। तो ऐसे में ईडी जो है अनिल देशमुख और उनके परिवार से जुड़ी हुई बाकी किस तरह की कमर्शियल डील्स हुई हैं, उसकी जाँच भी कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि उरन में करीब 8 एकड़ की ज़मीन अनिल देशमुख के बड़े बेटे सलील देशमुख द्वारा ली गई थी और डायरेक्टली नहीं ली गई थी, इनडायरेक्टली ली गई थी। जिस कंपनी ने इस ज़मीन को खरीदा था, औने-पौने दामों पे खरीदा गया था इस ज़मीन को श्वेता। और सलील देशमुख उस कंपनी से जुड़े हुए थे, उनका उसमें 50% से ज़्यादा स्टेक था। तो ये एक उरन की जो डील है वो ईडी के दायरे में है जाँच के। इसी की तरह 3 से 4 और ऐसी लैंड डील्स हैं जो कि देशमुख परिवार द्वारा की गई हैं, जिसका खुलासा हुआ है। ये 3 की 4 जो डील्स हैं, ये भी ईडी की जाँच के दायरे में है। दरअसल ये डील्स नागपुर जिले में जहाँ से कि अनिल देशमुख आते हैं, वहाँ पे की गई थी। अनिल देशमुख और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा इन इन लैंड पार्सल्स को, इन ज़मीन के टुकड़ों को खरीदा गया था, औने-पौने दामों पे खरीदा गया था। उन कंपनियों ने खरीदा जो या तो शेल कंपनीज़ थी या फिर जिनमें अनिल देशमुख या उनके परिवार का कथित तौर पे अच्छा खासा स्टेक है। तो ये सबसे पहली खबर मेरा नाम आपने दर्शकों के सामने लाया है श्वेता कि किस तरह से अनिल देशमुख पर अब उरन के बाद नागपुर लैंड डील स्कैम का भी ठप्पा लग सकता है, ईडी जाँच कर रही है। अब इसके अलावा दूसरा सवाल आपने पूछा था अजीत पवार के बारे में। देखिए, अजीत पवार पहले से ही ईडी की जाँच के दायरे में है। 2019 से ईडी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जांच कर रहा है और अब इसमें तेजी सी आ गई है एक तरह से श्वेता। तो अजीत पवार की अगर बात की जाए तो हाल ही में अजीत पवार से कथित तौर से जुड़ी हुई एक शुगर कंपनी को, यानी कि एक चीनी के कारखाने को ईडी ने अटैच किया था। इस चीनी के कारखाने को औने-पौने दामों में एक शेल कंपनी को बेचा गया। उस शेल कंपनी ने फिर से औने-पौने दामों पे लीज पे इसे एक ऐसी फर्म को दे दिया जो कि कथित तौर पे अजीत पवार और उनकी पत्नी से जुड़ी हुई है। और बाद में उसी कंपनी ने एक जो शुरुआत में एक बिल्कुल 65 करोड़ की रकम पे इस शुगर मिल को खरीदा गया था, उस पर 750 करोड़ का लोन उठाया। तो ये मामला था अजीत पवार के खिलाफ जांच का ईडी का। अब इसके अलावा ईडी के सामने ये बात आई है कि इसी तरीके की 13 और चीनी की कंपनियां थी जिन्हें कि औने-पौने दामों में बेचा गया निजी
कंपनियों को, और उनमें भी कई सारी शेल कंपनीज थी। उसके बाद फिर से औने पौने दामों पे या तो उन्हें आगे बेच दिया गया या फिर उन्हें लीज पे दे दिया गया। और जिन जिन कंपनियों को इन शुगर के कारखानों को लीज पे दिया गया, वो कथित तौर पे अजीत पवार, उनके परिवार और उनके जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनसे कहीं न कहीं वो कंपनियां जुड़ी हुई हैं। अब वो किस तरह का जुड़ाव है, कितने स्टेक हैं, ये सारी बातें ईडी की जांच के दायरे में है। इसके अलावा तीसरी बात आपने कही थी किसानों के प्रभावित होने की, तो ये एक और खबर मिरर नाउ अपने दर्शकों के लिए ला रहा है, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि किस तरह से महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, जो कि 25,000 करोड़ का बैंक घोटाला माना जा रहा है, उसने गरीब तबके के लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। महाराष्ट्र के किसानों की अगर बात करें तो 3 लाख से ज्यादा किसान इस बैंक घोटाले का शिकार हुए, और अलग-अलग तरीके से हुए। क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर का पूरा मामला है, तो अगर हम शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, तो जब चीनी के कारखाने महाराष्ट्र में लगने शुरू हुए थे श्वेता, उस वक्त कई सारे किसानों ने अपनी जमीनें दी थी, उनके एवज में उन्हें स्टेक मिला था। और किसानों के स्टेक को खत्म करने के लिए ये अभी फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन ईडी इस मामले में जांच कर रही है। आरोप ये है कि कई सारे शुगर के कारखानों को, चीनी के कारखानों को गलत तरीके से बंद दिखाया गया, या ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि वो बंद हो जाए, उसके बाद उन्हें निजी कंपनियों को, जिसमें कि कई सारी शेल कंपनीज थी, उन्हें बेचा गया। ऐसा करने से हुआ ये कि किसानों का जो स्टेक था, वो कोऑपरेटिव से प्राइवेट होने के चक्कर में वो स्टेक चला गया। पहला घाटा उन्हें ये हुआ। दूसरा ये कि इन चीनी मिलों के साथ में उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ गन्ने की ही खेती करनी थी, और ऐसा करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी के अलावा 10 से 30% तक का मुनाफा मिलता था। अब ये ईडी का आरोप ये है कि केंद्र सरकार ने जरूर इस रकम को महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सरकार को सौंपा था, और ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में ये रकम जमा भी की गई, पर किसानों तक पहुंची नहीं। आरोप ये है कि ये रकम बैंक के जो डायरेक्टर्स थे या उनके रिश्तेदार थे, उनको पहुंच गई। अब इस बैंक के जो डायरेक्टर्स थे, वो कई सारे बड़े नेता थे कांग्रेस के, एनसीपी के, और उसमें 2 शिवसेना के भी नेता थे और एक भाजपा का भी नेता था। तो ये आरोप है। इसके अलावा क्योंकि बैंक था, तो किसान अपनी खुद की जमा पूंजी उसमें रखते थे, और बैंक का घोटाला सामने आने के बाद 2011 में आरबीआई ने इसके ऊपर विड्रॉल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तब से किसानों की ये रकम भी फंसी हुई है। तो ये पूरा मामला है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का, श्वेता, और किस तरह से, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो एकनाथ खड़से हो, या चाहे अजीत पवार हो, इन सबको मिलाकर महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं पर ईडी का शिकंजा और कसता जा रहा है। श्वेता जी, शांतिया, महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं उन पर ईडी का शिकंजा और कसता जा रहा है, और कई तरीके के कई एंगल्स इस पूरे मामले 25,000 करोड़ का जो ये पूरा मामला है, इस घोटाले में कई एंगल्स आ रहे हैं सामने। फिलहाल शांति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और इसके अलावा जिस तरीके से हमारी सहयोगी शांति गोरा बता रही थी कि अनिल देशमुख और उनके जो बेटे हैं उन पर भी ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और ये जमीन घोटाले की बात आपको बता दें, नागपुर और उरण में लैंड डील मामले को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व जो गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनका परिवार ईडी के जांच के घेरे में है। मिरर नाउ को हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपको बताएं कि उरण में 8 एकड़ जमीन को एक कंपनी ने औने पौने दाम पर खरीदा गया था, और जिसमें अनिल देशमुख का बेटा कथित तौर पर, आपको बताएं, शेयर होल्डर बताया जा रहा है।